ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव, सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण शो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य की भांति 5 भागों में हुआ करता है और यह इसका पहला भाग का लघु रूप अलग से आपके सुझाव के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाता रहा। इसके 5वें भाग का जो अंक ज्योतिष से संबंध है, अलग से अंग्रेजी भाषा में भी प्रस्तुति की जा रही है, जो भी आप सबों के अनुरोध पर है, क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां से हमें ऐसा अनुरोध मिला था। तो चले पंचांग की तरफ चले। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में या जैसा हम जानते हैं शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो पंचांग की जीवन में अहम भूमिका है, यह हम समझ गए। तो चलिए पंचांग का अनुसरण हम सब करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्र, परिजन और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में सफल और समृद्ध हो सके, वे भी अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें पंचांग का अनुसरण करें। चलिए हम आपको मुख्य भाग में अब लिए चलते हैं, पंचांग के पहले भाग। पंचांग का पहला भाग दिनांक 30 जून 2025, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:02 पर, सूर्यास्त 6:45 पर, सनराइज एट 5:02 AM, सनसेट एट 6:45 PM। दिशा सूर्यास्त का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो आईना या देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक: तिथि प्रातः 9:23 तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी नक्षत्र प्रातः 7:20 तक मघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, योग संध्या 5:21 तक सिद्धि, उसके बाद व्यतिपात, करण प्रातः 9:23 तक बालव, उसके बाद रात्रि 9:46 तक कौलव, तत्पश्चात तैतिल। ये रहे पंचांग के 5 अंक। भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसे। तो जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुप्रद है। और जब षष्ठी होता है यानी प्रातः 9:23 के पश्चात भोलेनाथ विषारूढ़ नंदी पर सवार हो जाते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज शुभता ही शुभता है और इसी शुभता को लेकर महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:21 तक, अमृत काल देर रात्रि 2:05 से 3:47 तक, रवि योग प्रातः 7:20 तक से कल सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से 0:14 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:45 से 8:27 तक, गुलिक काल अपराह्न 1:36 से 3:19 तक, यमगन दिन के 10:10 से 11:53 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:52 से 3:54 तक और गंडमूल प्रातः 5:02 से प्रातः 7:20 तक। ये रहे पंचांग के हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त।
ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। बृहस्पति देव अभी व्यस्त चल रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव तथा शनि देव, ये सभी मजबूत ग्रह हैं इसकी स्थिति में है। अंश के अनुसार चंद्रदेव आज सिंह राशि में आ चुके हैं और शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ में आ चुके हैं। इस प्रकार स्वराशि में एक ग्रह, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह और सम राशि में 3 ग्रह। सूर्य के राशि में 3 ग्रह है, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 4 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह। और ग्रह और नक्षत्र का परिवर्तन देखें तो बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, अतएव दोनों का नक्षत्र परिवर्तन। शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध, ये 4 ग्रह हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं। इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शक्तिशाली ग्रह के रूप में सूर्य देव, राहु देव, शनि देव और केतु देव एक नक्षत्र में 2-2 ग्रह। शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहा हमारा आज की प्रस्तुति। आज इस माह में आज अंतिम दिन है। बृहस्पति अभी भी गोचर कर रहे हैं, अस्थि है और कल पुनः 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। कल से नया मास शुरू हो रहा है, इसलिए कल हम नए मास के ग्रहों की गोचर तालिका प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम ले चलते हैं आपको दूसरे भाग। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी और आज के दिन के नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके नक्षत्र स्वामी मिलकर कैसा फल देते हैं, आज का दिन कैसा बताते हैं। यह इसे तारा बल कहते हैं। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति और तारा बल में केवल इतना ही अंतर है कि तारा बल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में केवल आज का बताता है और जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार चंद्रमा आपके कुंडली में कैसा है, साथ ही साथ आप हमारे महादशा अंतर्दशा के अनुसार कैसा फल होगा, यह और हमसे मिलने वाले विभिन्न जातक हमारे साथ कैसा फलित करेंगे या उनके साथ कैसा संबंध रहेगा, ये सारी चीज हम नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति से जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ यह बताते चले कि आपकी सुविधा के लिए हमने नवतारा चक्र पर अलग से प्रस्तुति की रखा है ताकि आप उससे लाभान्वित हो सके। उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है और नवतारा चक्र पद्धति से हम विश्लेषण करने का प्रयास किए हैं कि दो सभी में आपस में संबंध कैसा। तो चलिए उसमें देखेंगे कैसे क्या संबंध था। आप जरूर देखिएगा और देखकर लाभान्वित होइएगा। संक्षेप में ये बताते चले कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। और इसलिए सर कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो कैसे 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से बांटा जाए, 9 ग्रहों का स्वामित्व दिया जाए, इसे तो एक एक्सरसाइज की गई कि सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक पहले में, 10वां से 18वां तक तीसरे में और 19वां से 27वां तक तीसरे में। तो पहला 1 से 9, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां नक्षत्र। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया और पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5वां मंगल, छठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध। इस प्रकार ग्रहों को
हम महादशा के क्रम में रखें। अब ग्रहों नक्षत्रों का संबंध जोड़ना है। तो पहले हर श्रेणी में से हमने नवतारा चक्र को 3 श्रेणी में रखा था। पहला से 9 तक एक श्रेणी, दूसरा 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, तीसरा जो है 19वां से 27वां तक। हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होगा, यानी पहला, 10वां और 18वां, इसका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। और वही इस प्रकार, यानी पहला जो नक्षत्र, पहले समूह में से पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र जो हुए, क्रमशः श्रेणी माघा मूला, इसका स्वामित्व केतु देव हो गया। और इसी क्रम से क्या बढ़ते हुए भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, जिनके जो क्रमशः दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र हुए, उनको शुक्र के साथ संबंध किया गया, उनके स्वामी शुक्र बने। और इसी क्रम संख्या में 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र, उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। ये रही नवतारा चक्र पद्धति। फलित कैसे करते हैं, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। फलित के लिए जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी के समूह या नक्षत्रों के समूह के स्वामी से गणना आरंभ की जाती है। यानी किसी का जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो भरणी से एक ही गिनती की जाएगी, और यह उनके लिए भी होगा जो दूसरे, यानी जो 19वां और 20वां, सॉरी, जो 10, 11वां और 20वां नक्षत्र हुए, उनका स्वामित्व जो होगा अगर भरणी नक्षत्र में, तो सभी नक्षत्रों के जो स्वामी बनेंगे शुक्र, वहां से गणना रखो। और गणना जो होती है, यह ध्यान देने की बात है। पहला ग्रह जो होता है निश्चित फल देता है, वहां से तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह होते हैं, वे विपत, प्रत्यरी और नैधन्य होते हैं, अशुभ फलदायी होते हैं, बहुत ही पीड़ा देते हैं। और पीड़ा की या अशुभता की जो इंटेंसिटी होती है, जो परिमाण होता है, वह क्रम संख्या जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वह बढ़ता जाता है। तो और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह बनते हैं, वे शुभ फलदायी। तो इस तरह से हम ग्रहों को नवतारा चक्र पद्धति से देखते हैं। यही नवतारा चक्र पद्धति जब चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो केवल आज का देख रहे हैं, इसलिए वह आज का फल होता है। दशा महादशा उस दशा महादशा का फल देता है, जिससे हमारा आत्मबल मजबूत होता है। जन्म कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह स्थिति में हो सकते हैं, किंतु नवतारा चक्र पद्धति से ग्रह सब कमजोर है, हमारे लिए बाधक है, विपत्ति है, तीसरा, 5वां, 7वां श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे लिए शुभ नहीं देंगे, चाहे वो भाग्य भाव के स्वामी ही क्यों ना। उसी तरह से कोई व्यक्ति जिसका नक्षत्र अंश हमारे जन्म नक्षत्र से या जन्म नक्षत्र के स्वामी से तीसरा, 5वां, 7वां हो, तो वह हमारे लिए पीड़ादायक होगा, चाहे वह कितना भी करीबी इंसान क्यों नहीं हो मेरे लिए। पार्टनर, व्यवसाय पार्टनर या कोई भी व्यक्ति हो, वह हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है, हम सावधान रह सकते हैं। तो नवतारा चक्र पद्धति हमें हमारे आत्मबल को बढ़ाता है कि कब दशा महादशा का फल अच्छा होगा, कब थोड़ा कठिन होगा। तो उन कठिनाइयों को सामना करने के लिए, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हम पहले से तैयार रहें। तो चलिए, आज के चंद्रमा कैसे फल दे रहे हैं, यह हम देखते हैं अगले ये में। चंद्रमा गोचर जो कर रहे हैं, पहले भाग में माघा नक्षत्र में है, 7:20 तक। उसके बाद वो पूर्वा फाल्गुनी में लगता। तो जिस जातक का जन्म, उदाहरण स्वरूप, जिस जातक का जन्म जातक का जन्म यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी इसमें नक्षत्र में हुआ हो, तो पहले भाग में वे अंतिम मित्र होते हैं। उसके बाद जन्म नक्षत्र
आज चंद्रमा का जो गोचर वह माघा नक्षत्र में 7:40 20 तक है। उसके बाद वे पूर्वा फाल्गुनी में जाते हैं। तो अगर हम भरणी नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा सारा मेरा जन्म हुआ है तो अति मित्र पहले भाग में, उसके बाद जन्म में पहला भाग होगा, यानी 12वां भाग हुआ जो अति मित्र का हुआ, बहुत शुभ अच्छा है। उसके बाद पहला भाग होगा जो कि थोड़ी सी मिश्रित फल देंगे। यदि हम दूसरे किसी ये फल को देखते हैं कि आद्रा स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ तो पहला भाग हमारे लिए प्रत्यरी का कारण बनेगा, सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा भाग हमारे लिए शुभ। और इसी तरह से हमारा अगर शनि के नक्षत्र में पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद में जन्म हुआ है तो पहला भाग विपत होगा, उसके बाद क्षेम होगा। और अगर हम इसी चीज को देखते हैं आज हमारे लिए 7:20 तक कैसा है, अशुभ फल यदि मिल रहा है तो उस समय कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाए, क्योंकि अशुभता ज्यादा होती है। मुहूर्त में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए बहुत से लोग हमें संदेश देकर यह पूछने का प्रयास किए कि इसका अगर यदि आज का नक्षत्र में तो हमारा नैधन्य है या प्रत्ययी है, विपत है, इसका परिहार क्या है। तो यहाँ आपको बताते चले कि परिहार के रूप में यह हमने डेटा तो संकलित जरूर किया है कि परिहार क्या होगा, किंतु यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है। इसलिए आपसे सलाह देंगे कि जब भी कोई भी तीसरा पांचवा सातवां जो ग्रह बनते हैं आपके, उस दिन अगर कोई उस समय कोई शुभ फल काम करने जा रहे हैं तो उसको त्याग करें, अवॉइड करें, क्योंकि अशुभता की संभावना ज्यादा हो सकती है। और उदाहरण स्वरूप यदि जन्म आज हमारा जन्म आज जो नक्षत्र है उसके अनुसार मेरा प्रत्यय है या विपत है और हमें आज ऑपरेशन कराना है तो हम आज अवॉइड करें। अगर जरूरत से अगर अत्यावश्यक नहीं हुआ तो उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि समस्या बढ़ सकती है। लेकिन यह उपाय के तौर पर हमने जो संकलित किया हुआ इस प्रकार है। जन्म नक्षत्र में यदि पड़ता है तारा आपका तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कर सकते हैं, विपत में है तो गुड़ का दान कर सकते हैं, प्रत्यय है तो नमक का दान कर सकते हैं, नाधन्य है तो उस गुड़ को त्याग करना जरूरी है। मजबूरी हुई तो 3 सहित स्वर्ण का दान कर सकते हैं। किंतु पुनः बता दें कि आपके अनुरोध के अनुसार हमने संकलित किया है, प्रमाणित नहीं करना। इसलिए इसलिए जोखिम नहीं उठाने का हम सलाह देते हैं। तो चलिए इसी शब्दों के साथ हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं। अभी हमने देखा चंद्रमा का गोचर कैसा है, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा फल है। अब आपको हम ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल है, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में है और चंद्रमा आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल है। यह राशि के अनुसार देखते हैं, लगन के अनुसार नहीं देखते। आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहा है। वे स्थान आज राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और इसलिए जो परिणाम है, जो फल है, वह जिसे हम चंद्र बल भी कहते हैं, जन्म राशि के अनुसार जो हम फल देखते हैं। पुनः बता दें आपका जन्म राशि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जब आपकी जन्म राशि होती है। लगन और राशि में दोनों में अंतर है। लगन राशि होता है जो आपका लगन के अनुसार जो राशि है वह लगन होता है। सूर्य राशि होती है जहाँ सूर्य होते हैं वह राशि बनती है, वह सूर्य राशि होता है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वह वही आपकी असली राशि होती है। सामान्य भाषा में राशि जब भी कहा जाता है तो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसी राशि को देखा जाता है। तो आज चंद्रमा जिस राशि में है और जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसको अगर मेल मिलाप कर किया जाए तो देखते हैं कि फल क्या हो। तो जो जातक का जन्म मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि में हुआ है उनके लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। मेष, कर्क, धनु राशि वाले के लिए उत्तमता की संख्या कम है, इस देव से ध्यान करें और सावधान रहे जातक जिनका जन्म वृषभ, कन्या,
और मकर राशि में हो। पुनः बता दें, चंद्रमा जिस राशि में है आपके जन्म कुंडली में, उसी के अनुसार उसी राशि को देखते हुए इस फल को देखते हैं। क्योंकि आज गोचर नहीं है, इसलिए दोनों भाग, पहला और भाग दूसरा भाग समान। तो चलिए हम आपको अब ले चलते हैं अपने चौथे भाग की प्रस्तुति में, जो मुहूर्त बताता है शुभ और अशुभ का। और इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने इसे चौघड़िया के नाम से जाना जाता है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति की पोस्ट की है, आपके लिए उपयोगी होगा। यह चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई नया कार्य हो। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो या नहीं देख सके, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। चौघड़िया ज्योतिष संक्षेप में हम बता दें होता क्या है। तो चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त, कुल दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन से उनको जोड़ा जाता है। जोड़े जाने के उद्देश्य से, क्योंकि 7 दिन, 7 ग्रह और 7 विशेष उपाय, विशेष कर, इसलिए 7 चौघड़िया को दिया गया। सातों चौघड़िया का जो दिन से संबंध किया, सातों दिन से, यानी आज का जो भी दिन होगा उसी चौघड़िया से दिन आरंभ होगा। ये सूची आपके शुक्ल उपस्थित है। उद्वेग चौघड़िया का रविवार, चर चौघड़िया का शुक्रवार, इसी तरह से सभी चौघड़िया के दिन के अनुसार चौघड़िया निर्धारित है। अब हम जानते हैं कि हर दिन के कोई ना कोई शासक ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का शासक ग्रह भी हो गया, और हर ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। यही है चौघड़िया की उपयोगी। अब चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि जो जिस चौघड़िया को हम प्रयोग कर रहे हैं, आज का कौन सा चौघड़िया ऐसा है जो अशुभता से अधिव्याप्त है। दिन का चौघड़िया 3 तरह से अशुभता अधिव्याप्त हो सकते हैं, वह राहु काल, वार वेला और काल वेला से, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो यदि कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त है तो उसे त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता का तो नामो निशान नहीं और शुभता बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए उसे त्याग कर। तो इसी क्रम में आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया दिन का अमृत चौघड़िया से शुरू हो रहा है, चूंकि सोमवार से का दिन है, और अमृत चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और दिन के चौघड़िया राहु काल, जो काल चौघड़िया है, और लाभ चौघड़िया है जो अपराह्न का है, यह वार वेला से रात्रि का चौघड़िया 10:36 से 11:53 जो लाभ चौघड़िया है, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो इस तरह से ये 3 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है, शेष चौघड़िया का उपयोग किया जा सकता है। अमृत चौघड़िया ऐसा होता है जिसमें सभी काम किए जा सकते हैं। तो चलिए चौघड़िया के उपयोग करें, और इसे इसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में हर कार्य में शुभता आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब अंतिम भाग में ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। अंक ज्योतिष हमारे में अहम भूमिका अदा करता है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। जीवन से मरण तक और यहाँ तक कि मरणोपरांत भी अंक हमारे साथ करते। तो अंक हमारे हमें मेरा हमारा जन्म अंक होता है, और वही जन्मांक जो होता है, यानी जन्म तिथि, माह और वर्ष, यही हमारे में इसी के इर्द गिर्द अंक ज्योतिष घूमता है। और अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय आपको देते हुए बताते हैं कि हम अंकों को इम्बैलेंस नहीं होने दें। अंक हमारे एकल अंक पर काम करते हैं, सिंगल डिजिट में काम करते हैं, और हर सिंगल डिजिट का शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। 5 मध्यम अंक होता है, बैलेंस अंक होता है। शून्य का अंक प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि वो अनसर्टेनिटी दिखाता है। साथ ही साथ हर अंक के स्वामी होते हैं, एक का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। ये सभी एक अंकों से संबंध है। और जिस जातक का कोई अंक मिसिंग होता है, या जब जन्म जिस जातक में होता है, मूलांक जो होता है, वही उनका जो है उस कोई ग्रह प्रभावित करते हैं।
तो चलिए, हमारे पास कुछ, जब हम हमारा जन्म होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें एक विशेष तिथि का जन्म होता है, वह अंक मिलता है, और इसके बाद हम उसमें अन्य अंकों को जोड़ते जाते हैं। वो अंक कैसे आते हैं? नाम के रूप में। नाम के रूप में यदि हमारे हमारा मूलांक और भाग्यांक आपस में टकराव का है, तो नाम के अनुसार नाम को ठीक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो नाम एक ऐसा चीज है जो हम अपने कर्म से नाम को ठीक कर अंकों को जो असंतुलित है उसको संतुलित कर सकते हैं। नाम में, क्योंकि अंग्रेजी में वर्णमाला में जो नाम होता है उसमें हर अक्षर का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अंकीय मूल्य होता है, और इसलिए उस अंक शब्द को, अंक के अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके योग करते हैं, और उसको पूरा जोड़ जोड़ देते हैं, और जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तब उसका उपयोग करते हैं अंक ज्योतिष। उसी तरह गाड़ी का अगर हमारा नंबर है, वह नंबर यदि अंक और इसमें दोनों में मिला है तो उसको भी जोड़ देते हैं, वह हमारे लिए क्या काम करेगा वह सुनिश्चित कर। अंक, किस तरह से हमारे लिए अंक महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी प्रकार में हमारे पास उपलब्ध। तो अंकों को संतुलित कीजिए, जीवन में सुखदायी बने। ये रहे अंकों के, अक्षरों के अंकीय गुण, और इसका उपयोग कर हम अपने जीवन को, में नाम को ठीक कर जो असंतुलित अंक है या मिसिंग अंक है उसे हम ठीक कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी प्रस्तुति में चलते हैं, मुख्य प्रस्तुति पर। आज का दिनांक 30/6/2025, 30 का योग 3, और 2000 पूरे का जो 30/6/25 का योग 9, यानी मूलांक ड्राइवर 3, भाग्यांक कंडक्टर 9। 3 और 9 का संबंध आपस में शत्रुता का है, इसलिए इसे कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो अगर किसी जातक का ऐसा है तो उसको नाम से विस्तार कर उसका उपाय करना चाहिए। आज का यदि हम फल देखते हैं तो 9 अंक केवल एक अंक के साथ मित्रता का संबंध है, बाकी किसी भी अंक के साथ मित्रता का नहीं है। यानी एक मूलांक वाले 1/10/19/28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनके आज सफलता के दर बढ़ सकते हैं। शेष अंक, विशेषकर जिनका मूलांक 2 बनता है, 2, 11, 20, 29 जिनका जन्म तिथि है, 3 मूलांक वाले 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म तिथि है, 4 मूलांक वाले 4, 12, 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि है, सॉरी 3 तक 3, 12, 21, 30 जिनका मूलांक होता है, इनसे शत्रुता का संबंध है, और ये दिन इनके थोड़े स्ट्रगल हो सकते हैं। 4 मूलांक वाले 4, 13, 22, 21 जिनका जन्म तिथि है, और 9 मूलांक वाले जिनका 9, 18, 27 जन्म तिथि है, उनके साथ अति शत्रुता है, इसलिए यह सावधान रहने की जरूरत है। शेष अंक वाले, यानी 5 मूलांक वाले, 6 मूलांक वाले, 7 मूलांक वाले और 8 मूलांक वाले के साथ तटस्थता का संबंध है, इनका दिन सामान्य गुजर सकता है। यानी जिनका जन्म 5, 4, 23 तारीख को किसी माह का हुआ है, 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, 7, 16, 25 को हुआ है, या 8, 17, 26 को हुआ है, इनके लिए दिन सामान्य गुजरने की संभावना है। तो आज का इतनी ही। इस तरह से हम आपको कह सकते हैं कि 2 मूलांक वाले, 3, 4 और 9 मूलांक वाले व्यक्ति इस पर सावधान रहें ताकि कोई अशुभता ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को समाप्त करने के ये पे आ गए हैं, पड़ाव पर आ गए हैं, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और सभी नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि आप साझा करें अपने इस प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके, विभिन्न मुहूर्तों का अनुसरण करके अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं, अपने जीवन को अधिक सुखद और समृद्धशाली बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, तथा पोस्ट को लाइक करना, यूट्यूब के पोस्ट को पढ़ते आप हैं, लाइक नहीं करते हैं, कृपया लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। इस शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
कल पुनः फिर नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ की कृपा पर बरसती रहे। आज भोलेनाथ का वास बहुत शुभ है। आप उनका वास हमेशा, उनका कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री भोलेनाथ, जय चंद्रदेव और जय सोमनाथ।